पहाड़ों की गोद में बसा एक राज्य जिसके चारों ओर हरियाली, कलकल बहते झरने और पक्षियों की मीठी आवाजों से गूंजता हुआ वातावरण, दूर दूर तक फैला जंगल, आकाश को छूती पहाड़ियां और उनके बीच झिलमिलाता एक समृद्ध, शांतिपूर्ण राज्य जहां हर घर में खुशियां थीं। इसी पुलस्त राज्य में शासन करते थे न्यायप्रिय और उदार राजा प्रबोध प्रताप सिंह, जिनका नाम सुनते ही प्रजा का हृदय श्रद्धा और विश्वास से भर जाता था। उनका महल बहुत ही भव्य था। ऊंचे स्तंभ, सजे हुए झरोखे और संगमरमर से बना एक विशाल प्रांगण, जिसकी शोभा सुबह की किरणों में और निखर जाती थी। लेकिन जो स्थान राजा के दिल के सबसे करीब था, वह था उनके महल के पीछे की विशाल वाटिका, जहां हर ऋतु के फूल मुस्कुराते थे, छाव में पंछी गीत गाते थे और बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा निरंतर कलकल बहता रहता था, जैसे समय की नमी को सहेजे हुए हो। एक सुबह राजा प्रबोध प्रताप सिंह उसी वाटिका में टहल रहे थे, राजकीय पोशाक में नहीं, बल्कि एक सादे, हल्के परिधान में, जैसे आज वह सिर्फ एक पिता है, कोई राजा नहीं। तभी पीछे से रानी सुखमती मंद मंद मुस्कान लिए अपनी नन्ही 2 वर्ष की पुत्री के साथ आती है। नन्ही बालिका ने अपने नन्हे नन्हे पांवों से भागते हुए पिता की ओर दौड़ लगाई। उसकी आंखों में चमक थी और होंठ-होंठ पर शरारती मुस्कान। राजा का हृदय जैसे उस पल पिघल गया। उन्होंने झुककर अपनी फूलसी बेटी को गोद में भर लिया। एक क्षण के लिए वह सब कुछ भूल गए, महल, सत्ता, सिंहासन, और रह गए सिर्फ एक प्रेमपूर्ण पिता जो अपनी बेटी की मासूम हंसी में खो चुका था। राजा ने अपनी पुत्र का नाम नीलांजना रखा था। नाम सुनते ही जैसे कोई स्वप्न झिलमिलाने लगे, और उसकी सूरत भी कुछ वैसी ही थी। दूध सी उजली त्वचा, गुलाबी गुलाबी गाल जैसे फूलों पर सुबह की ओस ठहर गई हो, और बरीबड़ी नीली आंखें जिनमें कोई भी जाके तो खो जाए। राजा प्रबोध प्रताप सिंह ने अपनी इस नन्ही राजकुमारी का नाम बड़े प्रेम से रखा था, नीलांजना, क्योंकि वो अपनी मां रानी सुखमती पर गई थी, सौंदर्य और मासूमियत दोनों में। लेकिन रानी सुखमती कोई सामान्य रानी नहीं थीं। उनका अतीत उतना ही अद्भुत और रंगीन था जितनी वो स्वयं। वे एक साधारण कबीले से थीं, जहां लोग गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से जीवनयापन करते थे। उसी कबीले में जन्मी थी सुखमती, रूप और कला की ऐसी मिसाल, जिसे देखकर न केवल उस कबीले के, बल्कि दूर दूर के गांवों, नगरों और जंगलों के लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। जब वो नृत्य करती थी तो ऐसा लगता था जैसे पवन भी थम जाए और चांद भी बादलों से झांककर उसे निहारे। उसके सौंदर्य और नृत्य कला की चर्चा दूर दराज तक फैल चुकी थी, लेकिन उनके कबीले की परंपरा भी उतनी ही अनोखी थी। वहां कोई लड़की पर दबाव नहीं डाल सकता था, शादी का निर्णय वही लेती थी। तभी एक दिन, जब राजा प्रबोध प्रताप सिंह अपने राज्य के सीमांत क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी नजर पहली बार सुखमती पर पड़ी। खुले मैदान में सजे मंच पर वो नृत्य कर रही थी, और उस क्षण राजा का हृदय जैसे किसी अदृश्य डोर से बंध गया। वो उसकी कला, उसकी मुस्कान और उसकी सादगी, राजा ऐसा खोए कि राजा होते हुए भी झिझकते हुए विवाह प्रस्ताव लेकर उसके कबीले पहुंचे। लेकिन ना सुखमती के पिता को आपत्ति थी, ना सुखमती को। उसने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा और मौन स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, पूरे राज्य में उत्सव की लहर दौड़ गई। एक साधारण कबीले की कन्या जब रानी बनी, तब भी कबीले की उस साधारण कन्या ने वैभव और गरिमा के साथ भी अपनी सहजता और आत्मीयता बनाए रखी। राजा प्रबोध प्रताप सिंह का जीवन जितना भव्य दिखाई देता था, उनके भीतर उतना ही दर्द छुपा था। बचपन में ही उनकी मां उन्हें अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थीं, और पिता, जो युद्ध भूमि में वीरता से लड़े थे, एक आंतरिक मस्तिष्क चोट के कारण कुछ ही दिनों में महल लौटने के बाद चल बसे। उस समय प्रबोध बहुत छोटे थे, लेकिन हालात ने उन्हें समय से पहले बड़ा बना दिया। पिता के निधन के बाद पूरे पुलस्त राज्य ने उन्हें नए राजा के रूप में स्वीकार किया, और युवा उम्र में ही वे राज्य की जिम्मेदारियों का भार संभालने लगे। वर्षों बाद जब उन्होंने रानी सुखमती से विवाह किया, तो जैसे उनका सूना जीवन थोड़ा खुशियों से भर गया। लेकिन ये प्रेम कहानी कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हुई। सुखमती के ही कबीले का एक नवयुवक था, दिग्विजय। वह सुखमती से एक तरफा प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था, पर सुखमती ने कभी भी उसे ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। जब दिग्विजय को ज्ञात हुआ कि सुखमती अब राजा प्रबोध की रानी बन चुकी है, तो उसका हृदय जल उठा और क्रोध उसकी बुद्धि पर हावी हो गया।
प्रतिशोध की आग में उसने कीर्तिंगर के राजा चंद्रदर्शन से मित्रता कर ली और सुखमती की सुंदरता की ऐसी व्याख्या की कि चंद्रदर्शन भी उसे देखने को व्याकुल हो उठा। उसकी मन में एक लालसा जन्म ले चुकी थी, पहले राजा प्रबोध से मित्रता कर राज्य के सारे रहस्य जान लेना, फिर अचानक हमला कर पुलस्थ राज्य पर अधिकार जमाना और सुखमती को अपने अधिकार में लेना। लेकिन केवल चंद्रदर्शन ही नहीं, दिग्विजय के मन में भी एक भयावह योजना पल रही थी। दिग्विजय और चंद्रदर्शन अपनी अपनी योजनाओं में उलझे रहे, पर इधर पुलस्थ महल में रानी सुखमती अब 2 साल की नीलांजना की मां बन चुकी थीं और राजा प्रबोध प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ बेहद सुखी जीवन जी रहे थे। राजकाज की व्यस्तताओं के बीच आज बहुत समय बाद उन्हें चैन की एक सांस मिली थी और वो पूरे मन से अपनी रानी और पुत्री संग वाटिका में समय बिता रहे थे। फूलों की भीनी खुशबू, फव्वारे की कलकल और नन्ही नीलांजना की खिलखिलाहट से वह दोपहर जैसे स्वर्गिक हो उठी थी। तभी एक सेविका हल्के पांवों से दौड़ती आई और हाथ जोड़कर बोली, राजन, कीर्तिंगर के राजा चंद्रदर्शन महल में पधार चुके हैं और शीघ्र ही आपसे मिलने के इच्छुक है। राजा ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, उनसे कहो कि हम शीघ्र ही आ रहे हैं। लेकिन उस मुस्कान में छिपा था एक कर्तव्यबोध जो रानी सुखमती की नजरों से छुप न सका। उन्होंने कुछ उदासी भरे स्वर में कहा, ऐसी भी क्या व्यस्तता राजन कि अपने ही परिवार के पास बैठने का समय नहीं। इतने समय बाद तो आपके साथ कुछ पल बिताने का अवसर मिला, लेकिन अब फिर से आपके मित्रगणा पहुंचे रंग में भंग डालने। राजा प्रबोध ने रानी की ओर स्नेह से देखा और शांत स्वर में बोले, रानी, थोड़ा सब्र रखिए, आपको भी अवश्य समय मिलेगा। और इतना कहकर नीलांजना को रानी की गोद में थमाते हुए वे उठकर चले गए। रानी वही बैठी रहीं, मन में थोड़ी खिन्नता लिए, जैसे कोई मीठा सपना अधूरा रह गया हो। उधर कीर्तिंगर का राजा चंद्रदर्शन अब राजा प्रबोध का घनिष्ठ मित्र बन चुका था। उसने चालाकी से उनकी मित्रता का भरोसा जीता और अपने गुप्तचरों की मदद से पुलस्थ राज्य की एक एक गतिविधि, हर सैनिक मार्ग, हर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी चुपचाप इकट्ठा कर ली थी। अब वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन जब राजा प्रबोध प्रताप सिंह अतिथि कक्ष में पहुंचे, वहां चंद्रदर्शन ने हमेशा की तरह आत्मीयता का मुखौटा ओढ़ कर उन्हें गले लगाया। लेकिन उस आलिंगन के बीच अचानक उसने अपनी कतार खींची और धोखे से सीधे राजा प्रबोध के सीने में घोंप दी। राजमहल के सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही चंद्रदर्शन ने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, सारे महलवासियों को बंदी बना लो। जैसे ही यह हाहाकार महल के भीतर फैला, खबर रानी सुखमती तक भी पहुंच गई। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी सबसे विश्वसनीय दासी सौदामिनी को बुलाया और आदेश दिया कि वह नीलांजना को लेकर तुरंत महल से बाहर निकल जाए। सौदामिनी ने भी बिना किसी डर या झिझक के राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाया और महल के पिछले मार्ग से भाग निकली। भागते भागते वह महल की सीमाओं को पार कर एक नदी किनारे पहुंची, जहां उसे एक छोटी सी लकड़ी की नाव बंधी मिली। उसने तुरंत रस्सी खोली, नीलांजना को अपने सीने से लगाए उस नाव में बैठी और बहते पानी के सहारे दूर किसी सुरक्षित जगह की ओर निकल गई। उधर महल के भीतर चंद्रदर्शन ने पूरी क्रूरता के साथ राजा प्रबोध प्रताप सिंह की हत्या कर दी और रानी सुखमती को बंदी बनाकर महल पर अपना अधिकार जमा लिया। 3 वर्षों से वह जो योजनाएं रच रहा था, आज वही योजनाएं उसकी विजय का कारण बन गईं। गुप्तचरों की मदद से उसने पुलस्थ राज्य की हर कमजोरी को भांप लिया था और आज उसने एक एक कदम सोच समझकर बढ़ाया था। वही दूसरी ओर दिग्विजय, जिसका मन बस रानी सुखमती को पाने की लालसा से भरा था, ने चंद्रदर्शन से अपना इरादा स्पष्ट किया। चंद्रदर्शन ने उसकी ओर देखते हुए एक ठंडी, कुटिल मुस्कान फेंकी और बोला, इतनी जल्दी भी क्या है दिग्विजय, पहले हम तो रानी जी के दर्शन कर लें। चंद्रदर्शन की बात सुनकर दिग्विजय जैसे पत्थर सा स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। जो आग उसने लगाई थी, वो अब उसी को लीलने वाली थी। लेकिन पछतावे का समय भी उससे छीन लिया गया, क्योंकि चंद्रदर्शन ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दे दिया कि दिग्विजय को बंदी बना लिया जाए और अगले ही पल वह जंजीरों में जकड़ लिया गया। उधर चंद्रदर्शन ने राजा प्रबोध प्रताप सिंह को मृत मानते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनके शरीर को नदी में बहा दिया जाए। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और वो पवित्र शरीर, जिसने राज्य को निष्ठा से सींचा था, अब शांति से नदी की धाराओं में समा गया। फिर चंद्रदर्शन रानी सुखमती के कक्ष में पहुंचा।
आंखों में कुटिलता और शब्दों में छल लिए उसने कहा, रानी, अब आप हमारी हुईं। हमने आपके राज्य को जीत लिया है और आपके प्रिय राजन अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा। हमारी रानी बन जाइए और सुखपूर्वक जीवन बिताइए। यकीन मानिए, हम आपको अपने हृदय की रानी बनाकर रखेंगे। यह सुनते ही रानी सुखमती की आंखों में ज्वाला भर आई, स्वर में अपार पीड़ा और गुस्से उत्तर दिया, नीच, पापी, अपने ही मित्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तेरे जैसे तुच्छ प्राणी की रानी तो क्या, मैं तो तेरी दासी भी न बनूं। तूने मेरे राजन का वध करके घोर अधर्म किया है, पर याद रख, ऊपर एक न्याय करने वाला बैठा है। वो सब देखता है और तुझे तेरे पापों की सजा अवश्य मिलेगी। ये मत समझ कि तू ये कुकर्म करके बच जाएगा। सुखमती का क्रोध उस समय भयानक रूप ले चुका था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे और स्वर में ऐसा कंपन कि पत्थर भी पिघल जाए। चंद्रदर्शन ने जब उसके मुख से ऐसी तीखी बातें सुनी तो भीतर ही भीतर डर गया। उसे लगा कहीं रानी क्रोध में कोई अनहोनी न कर बैठे। इसी भय से उसने तुरंत आदेश दिया कि रानी सुखमती को बंदी बना लिया जाए और उसे अंधेरे कारागार में डाल दिया गया। सैनिकों को साफ निर्देश दिए गए, रानी से कोई मिलने न पाए और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उधर दिग्विजय, जो स्वयं अब बंदी था, अपराध बोध में डूबा बैठा था। उसे अब जाकर समझ आया कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं होता। वह तो बस रानी सुखमती को पाना चाहता था, लेकिन यह राह जो उसने चुनी, छल और विश्वासघात से भरी, वह सबसे घिनौनी थी। उसे बार बार यही ख्याल सता रहा था कि पता नहीं अब नीलांजना कहाँ होगी, और इस अपराध के बोझ को उतारने के लिए अब उसे प्रायश्चित करना होगा। उसी क्षण उसके मन में एक विचार कौन था, एक योजना जिससे वह रानी की सहायता भी कर सके और चंद्रदर्शन का विश्वास भी जीत ले। कुछ ही दिनों बाद राजा चंद्रदर्शन कारागार में दिग्विजय से मिलने आए। दिग्विजय ने पूरी नम्रता के साथ सिर झुकाकर कहा, राजन, कृपया क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। आप मेरे अन्नदाता है और मैंने आपके साथ कभी कोई विश्वासघात नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था, लेकिन अब मैं आपकी पूरी सहायता करना चाहता हूँ। रानी सुखमती की पुत्री अब भी जीवित है और शायद रानी ने उसे कहीं सुरक्षित भेज दिया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रानी से इस विषय में बात कर सकता हूँ। बचपन से वह मेरी मित्र रही है और मुझ पर सहेज ही विश्वास कर लेगी। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं आपके पक्ष में हूँ। अगर हमें राजकुमारी मिल गई तो हम रानी पर दबाव बना सकते हैं कि वह आपसे विवाह कर ले। राजा चंद्रदर्शन ने उस समय कुछ नहीं कहा, बस शांत मुद्रा में दिग्विजय को देखा और वहां से चले गए। लेकिन रात भर वह यही सोचते रहे और अंततः उन्हें दिग्विजय की योजना व्यावहारिक और लाभकारी लगी। अगले ही दिन चंद्रदर्शन स्वयं कारागार पहुंचा और दिग्विजय से उसकी योजना पर विस्तार से बातचीत की। दिग्विजय ने पूरे विश्वास के साथ उसे यकीन दिलाया कि इस बार वह उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। बस एक मौका चाहिए, एक बार रानी सुखमती से अकेले में मिलने दिया जाए, जहां कोई तीसरा न हो, ताकि रानी को किसी भी षड्यंत्र की भनक तक न लगे। योजना के अनुसार दूसरे दिन दिग्विजय को कारागार में रानी से मिलने भेजा गया। अंधेरे सीलन भरे उस काल कोठरी में रानी सुखमती की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। हाथ पैरों में लोहे की बेड़ियां जकड़ी थीं, लंबे खुले बाल बिखरे पड़े थे, शरीर से सारे आभूषण हटा दिए गए थे और उनकी आंखें रात दरात के आंसुओं से सूजकर लाल हो चुकी थीं। सूखे होंठों पर पपड़ी जमी थी और चेहरा किसी गहरे दुख की मूरत बन चुका था। यह दृश्य देखकर दिग्विजय का हृदय भी द्रवित हो उठा। उसके भीतर सालों से जमा अपराध बोझ फूट पड़ा और वह वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। रुआंसे स्वर में उसने कहा, सुखमती, मुझे क्षमा कर दो। मेरे कारण तुमने जो कुछ सहा वह अनगिनत जन्मों के पापों से भी बड़ा है। मैंने सोचा था छल से तुम्हें पालूंगा, पर अब समझ में आया कि प्रेम स्वार्थ नहीं होता। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, उसी को मैंने सबसे गहरे दुख में डुबा दिया। उसके स्वामी को छीन लिया, उसकी बेटी से अलग कर दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद रानी ने टूटे स्वर में कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा।
महाराज अब लौट कर नहीं आएंगे। न मेरी पीड़ा कम होगी, न ये काल कोठरी खुल जाएगी। लेकिन अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरी बेटी नीलांजना की रक्षा करो। मैंने उसे सौदामिनी के हाथों सुरक्षित भेजा था। उसे ढूंढो, उसकी हिफाजत करो, तब शायद मैं तुम्हें अपने मन से क्षमा कर सकूं। यह सुनते ही दिग्विजय ने दृढ़ स्वर में प्रतिज्ञा की, आज से मेरा जीवन एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित है, राजकुमारी को खोज निकालना और तुम्हें न्याय दिलाना। लेकिन सुखमती, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा, और राजा चंद्रदर्शन के सामने थोड़ा अभिनय भी करना होगा। दिग्विजय ने अपनी पूरी योजना रानी सुखमती को विस्तार से समझाई। उसकी आंखों में झलकती आशंका को देखकर वह ठहर गया। सुखमती ने संदेह से पूछा, इस बार भी कोई छल तो नहीं करोगे दिग्विजय? दिग्विजय ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पछतावे की गहराई थी। नहीं सुखमती, इस बार नहीं। मैं वचन देता हूं, सच्चे हृदय से कह रहा हूं। रानी ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। योजना बनाकर दिग्विजय ने रानी से विदा ली और सीधे राजा चंद्रदर्शन के पास पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, महाराज, राजकुमारी नीलांजना का पता चल गया है, लेकिन मैं वह स्थान तभी बताऊंगा जब आप रानी सुखमती को कारागार से मुक्त कर देंगे। चंद्रदर्शन की आंखों में संदेह और क्रोध का मिश्रण था। उसने तीखे स्वर में पूछा, क्यों? दिग्विजय बोला, महाराज, उसे उस हालत में देखना मेरे लिए असहनीय था। मैं उससे प्रेम करता था और मैंने उसी के साथ विश्वासघात किया। मेरा हृदय अब इस बोझ को और नहीं सह सकता। चंद्रदर्शन ने सख्त स्वर में चेताया, दिग्विजय, ये मत भूलो कि अभी भी तुम मेरी शरण में हो। चाहूं तो इसी क्षण फिर से बंदी बना लूं। दिग्विजय झुका, संयमित स्वर में बोला, महाराज, मेरा ये आशय नहीं था। मैं तो सदैव आपका ऋणी रहूंगा कि आपने मेरे प्राण नहीं लिए। लेकिन एक बात और है जो मैं कहना चाहता हूं। चंद्रदर्शन ने थोड़ी ऊब से पूछा, क्या बात? दिग्विजय बोला, रानी सुखमती ने आपसे विवाह करने की सहमति दे दी है, लेकिन एक शर्त है। वो चाहती है कि आप अपनी पहली रानी और पुत्र को त्याग दें। यदि आपके लिए यह संभव है तो ही वह विवाह करेंगी। चंद्रदर्शन यह सुनकर भीतर से हिल गया। सुतकीर्ति उसकी पहली रानी थी और उसी के पिता की कृपा से ही वह कीर्तिंगर का राजा बना था। उनका पुत्र सूर्यदर्शनशील राजगद्दी का उत्तराधिकारी था और अब अचानक उन्हें त्यागना, यह विचार ही उसे विचलित कर गया। इसी उधेरबुन में डूबे चंद्रदर्शन को पता नहीं चला कि उघर दिग्विजय ने चुपचाप जाकर रानी सुतकीर्ति से भी भेंट की और उन्हें सारी बात बता दी। महारानी, महाराज अब आपको त्यागने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आपके पुत्र का अधिकार भी छिन जाएगा और हो सकता है कि आप स्वयं भी कारागार में डाल दी जाएं। रानी सुतकीर्ति को जब दिग्विजय की बातों का भान हुआ तो वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखें छलक पड़ी और शब्द रुक रुक कर गले में अटकने लगे। महाराज मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कर रहे हैं और मुझे कुछ भी पता नहीं। दिग्विजय ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हाँ महारानी, मैं भले ही उनका सेवक हूं, लेकिन इतना अन्याय देखा नहीं गया, इसीलिए आपके सामने हाजिर हो गया। सुतकीर्ति ने गंभीर स्वर में पूछा, तो इस समस्या का हल क्या है? दिग्विजय ने धीरे से कहा, केवल एक उपाय है। आज रात आप रानी सुखमती को कारागार से मुक्त करवा दीजिए। मैं उन्हें लेकर कहीं दूर, बहुत दूर छोड़ आऊंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रानी थोड़ी देर सोचती रही, फिर दृढ़ स्वर में बोली, ठीक है, आज रात ही ये काम हो जाएगा, तुम बस तैयार रहना। दिग्विजय ने शीश झुकाकर कहा, मैं सदा आपकी आज्ञा में उपस्थित हूं महारानी। सुतकीर्ति ने आदेश दिया, आधी रात के बाद सतर्क रहना, मैं रानी सुखमती को निकाल दूंगी। तभी दिग्विजय ने एक और चिंता जताई, महारानी, एक और समस्या है। आज रात महाराज रानी सुखमती का नृत्य देखने वाले हैं और उन्हें पहले ही कारागार से बाहर निकाला जाना है। रानी सुतकीर्ति के होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। चिंता मत करो, इसका भी उपाय है। हम सुरा में अचेत करने वाली बूटी मिला देंगे, जिससे महाराज नींद में चले जाएंगे और हमारा कार्य सरल हो जाएगा। दिग्विजय ने उत्साहित होकर कहा, वाह महारानी, अद्भुत उपाय है। लेकिन तुरंत ही सुझाव भी दिया, आप पहले ही कारागार जाकर रानी सुखमती से मिलकर योजना बता दें।
ताकि वो मानसिक रूप से तैयार रहे। सुतकीर्ति ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुमने ठीक कहा। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के हृदय की पीड़ा समझ सकती है। उसका राजन नहीं रहा, बेटी उससे दूर है, न जाने कैसे पीड़ा सह रही होगी। महाराज संध्या को नौका विहार को जाते हैं, वो समय सबसे उचित होगा सुखमती से मिलने का। दिग्विजय ने सिर झुकाकर विदा ली। अब मैं चलता हूं, किसी ने देख लिया तो सब बिगड़ जाएगा। जैसे ही संध्या ढली और महाराज नौका विहार को रवाना हुए, सुतकीर्ति ने समय का लाभ उठाया और धीरे धीरे कदमों से अंधेरे कारागार की ओर बढ़ चली। रानी सुतकीर्ति जब कारागार में पहुंची और पहली बार रानी सुखमती को देखा तो कुछ पल तक बस देखती ही रह गई। ना तन पर कोई साज श्रृंगार, ना कोई आभूषण, फिर भी वह सौंदर्य जैसे किसी चंद्रप्रभा में नहाई कोई देवी खड़ी हो। दूध सा उजला रंग, नीली आंखें और खुले हुए लंबे घने केशों में एक अजीब सी पीड़ा लिपटी थी। हाथों में जंजीरें और पैरों में बेड़ियां होने के बावजूद उसमें एक अलौकिक गरिमा थी। सुखमती ने चौंक कर पूछा, आप कौन? सुतकीर्ति ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं राजा चंद्रदर्शन की पत्नी रानी सुतकीर्ति हूं, और मैं जानती हूं कि आप रानी सुखमती है। मेरे रहते अब आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जो पहले हुआ उसके लिए क्षमा मांगती हूं, भले ही मैं उसे बदल नहीं सकती। सुखमती ने शांति से कहा, रानी कृपया क्षमा न मांगें। मेरा नाम भले ही सुखमती है, पर शायद मेरे भाग्य में ये दुरैख ही लिखा था। शायद यही ईश्वर की इच्छा रही हो। आप बताएं, यहां आने का कारण? सुतकीर्ति ने इशारे से 7 आई दासियों को बाहर भेजा और धीरे धीरे अपनी पूरी योजना रानी सुखमती को बताई। सुखमती ने सारी बात ध्यान से सुनी और धीरे से सिर हिलाकर सहमति जताई। दिल में कहीं दिग्विजय के प्रति कृतज्ञता भी जागी कि उसकी कोशिशें रंग लाने लगी थीं और अब शायद वह अपनी नन्ही नीलांजना से फिर मिल सके। योजना समझाकर सुतकीर्ति चली गईं। रात्रि की बेला आई और योजना के अनुसार दासियों ने कारागार से सुखमती को बाहर निकाला, स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और सुंदर आभूषणों से सजाया। वह फिर से एक रानी की भांति सुसज्जित थी, लेकिन इस बार श्रृंगार एक उद्देश्य से किया गया था। उसे लेकर दरबार में लाया गया, जहां राजा चंद्रदर्शन उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उनकी दृष्टि वही ठिठक गई। वह रूप, वह मोहकता, जैसे कोई स्वप्न उनकी आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया हो। सुखमती ने अपने अभिनय का आरंभ किया और अपनी योजना के अनुसार हर कटाक्ष, हर मुस्कान और हर दृष्टि से चंद्रदर्शन को धीरे धीरे अपने मोहपाश में बांधने लगी। भांति भांति के दीपों की रोशनी से जगमगाता वह कक्ष रंग बिरंगे फूलों की सुगंध से महक रहा था और अलग अलग इत्रों की भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण को मदमस्त बना रही थी। हर कोने से वीणा, मृदंग और नुपुरों की लय उठ रही थी। रमनियां अपने वाद्यंत्रों संग उस कक्ष की शोभा को और भी आकर्षक बना रही थीं, और इन सब के बीच जब सुखमती ने प्रवेश किया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसका सौंदर्य प्राणघातक था, अंग अंग से मोहकता टपक रही थी, और जब उसने नृत्य की शुरुआत की तो चंद्रदर्शन जैसे सम्मोहन में बंधते चले गए। उसकी घूमती कलाइयां, लहराती कमर और नीली आंखें ऐसे बाण बन चुकी थीं जो सीधे चंद्रदर्शन के हृदय को भेद रही थीं। वह हतप्रभ, सम्मोहित होकर बस उसे देखे जा रहा था। तभी दिग्विजय ने संकेत दिया और सुखमती ने अभिनय के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया। उसने प्रेम और सौम्यता से भरा सुरा का कलश उठाया और चंद्रदर्शन को एक के बाद एक प्याला देने लगी। चंद्रदर्शन पूरी तरह से सुखमती के प्रेमजाल में उलझ चुका था और सुरा में मिली अचेतकारी बूटी धीरे धीरे असर दिखा रही थी। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें बोझिल होने लगीं और फिर वह गहरी नींद में चला गया। जैसे ही रानी सुतकीर्ति को यह समाचार मिला, वो तुरंत कक्ष में पहुंची। उनके हाथों में कुछ साधारण वस्त्र थे। उन्होंने कहा, अब देर ना करें, ये वस्त्र पहन लीजिए और राज्य से दूर निकल जाइए, इससे पहले कि महाराज होश में आ जाए। रानी सुखमती भावुक होकर सुतकीर्ति के गले लग गई। धन्यवाद सखी, आपने हमारी सहायता कर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। ये कहते हुए उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। सुतकीर्ति ने भी भावुक होकर कहा, ऐसा न कहें बहन, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। ये मैंने आपके लिए नहीं, अपने पुत्र सूर्यदर्शनशील के लिए किया है।
ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। दोनों की आंखें नम थीं। फिर दिग्विजय और सुखमती ने वे वस्त्र पहने और गुपचुप रंग से महल से निकल पड़े राजकुमारी नीलांजना की खोज में। उधर नदी की लहरों के साथ एक मछुआरे को राजा प्रबोध का बहता हुआ शरीर मिला। वह दौड़कर पहुंचा, नब्ज ततोली। राजा अब भी जीवित थे। वह बोला, मैं इन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता हूं, सेवा करूंगा, शायद ये ठीक हो जाए और होश आने पर अपना परिचय दे सकें। बाकी मछुआरे सहमत हो गए। ले जाओ मित्र, जो जरूरत हो बताना। और वह मछुआरा अपने कंधे पर राजा प्रबोध को संभालते हुए धीरे धीरे उन्हें अपनी कच्ची झोपड़ी में ले आया, जहां उसका छोटा सा परिवार रहता था। एक मिट्टी का आंगन, दीवारों पर लटके मछलियों के जाल, और अंदर बैठी उसकी पत्नी सिमकी और 5 साल का बेटा कैलाश, जो आंखें फाड़े अपने पिता को एक अजनबी को लाते देख रहा था। सिमकी चौंकते हुए बोली, ये किसे उठा लाए हो? शंखनाद छोड़ी थकान भरी सांस लेकर बोला, नदी किनारे अचेत पड़े थे, कोई आसपास नहीं था, किसके भरोसे छोड़ देता, बेचारे को साथ ले आया। ठीक हो जाएंगे तो खुद चले जाएंगे। सिमकी तुनक कर बोली, तुम्हें हर बार उपकार करने की सुअती है। हमारे घर में खुद खाने को पूरा नहीं और एक और मुसीबत उठा लाए। जानते भी हो कौन है, कहां से आया है? शंखनाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे भाग्यवान, किसी के भाग्य में अगर हमारी झोपड़ी की रोटी लिखी है तो हम कौन होते हैं इनकार करने वाले? वो ऊपर बैठा सब देख रहा है और किसी के दुख में साथ देना ही असली इंसानियत है। सिमकी भी हृदय से कठोर नहीं थी, बस गरीबी और विवशता ने जुबान तीखी कर दी थी। फिर बोली, अच्छा अच्छा, ज्यादा ज्ञान मत जाडो, पहले उसके गीले वस्त्र तो बदलो, मैं कुछ जड़ी बूटियां पीसती हूं। और सिमकी ने जल्दी जल्दी तुलसी, नीम और भृंगराज पीसकर लेप तैयार किया, माथे पर ताप उतरने वाला, घावों पर लगाने वाला और पैरों की जलन मिटाने वाला। उधर शंखनाद ने राजा के वस्त्र बदलकर उसे सूखे कपड़े पहनाए और दोनों पति पत्नी उसकी सेवा में जुट गए। रात भर जलती चूल्हे की लौ और दीपक की मध्यम रोशनी में वे दोनों प्रबोध के पास बैठे रहे। समय बीतता गया। प्रातः की पहली किरण झोपड़ी के छेदों से छन कर आई और उसी क्षण राजा प्रबोध की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने होंठ हिलाए, मैं कहाँ हूं? शंखनाद तुरंत आगे बढ़ा, झुककर बोला, महाशय, आप मेरी झोपड़ी में है। नदी किनारे आपको अचेत अवस्था में पाया था। किस हाल में थे, कब से थे, कुछ नहीं मालूम। बस लगता है कि ऊपर वाले ने आपके जीवन की डोर अभी पूरी तरह से नहीं छोड़ी, कोई अधूरा कार्य शायद अब भी बाकी है। शंखनाद ने झोंपड़ी की ओर मुड़कर तेज आवाज लगाई, अरे सुनो सिमकी, जल्दी से हल्दी वाला गर्म दूध लेकर आओ। महाशय ने आंखें खोल ली है। सिमकी भीतर से आवाज लगाती है, अभी लाई, और झटपट जड़ी बूटियों से हल्दी वाला दूध तैयार करने में लग जाती है। इधर शंखनाद ने राजा प्रबोध को सहारा देकर बैठाया, उनके पीठ के पीछे एक पुरानी मछली पकड़ने की टोकरी का सहारा रखा और अपने हाथों से धीरे धीरे गर्म दूध का प्याला उनके होंठों तक लाकर बोला, लीजिए महाशय, इससे आपको ताकत मिलेगी। प्रबोध ने 2 घूंट लेकर गहरी सांस ली, आंखें फैलती गई और फिर वो बोले, मित्र, मैं पुलस्त्य देश का राजा प्रबोध हूं। पड़ोसी देश के राजा से वर्षों पुरानी मित्रता थी, लेकिन उसी ने मेरे विश्वास को छलनी कर दिया, गले मिला, हंसा और सीने में कटार घोंप दी। मेरी रानी सुखमती, मेरी बेटी नीलांजना न जाने किस हाल में होंगी, उस पापी ने न जाने क्या किया होगा। प्रबोध की आंखें भर आईं, चेहरा उदासियों की लकीरों से भरा था। शंखनाद ने उनकी हथेली थामते हुए धीमे स्वर में कहा, महाराज, बहुत बड़ा अन्याय हुआ आपके साथ, लेकिन आप अभी अशक्त हैं। पहले आप तन से स्वस्थ हो जाएं, फिर जो भी करना होगा हम साथ देंगे। राजा की आंखें गीली थीं, लेकिन शंखनाद की बातों ने मानो मन को सहला दिया। वो बोले, संकट की इस घड़ी में तुम्हारे शब्द मरहम जैसे लगे। मित्र, तुमने मुझे जीवनदान दिया है, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इतना कहकर राजा प्रबोध ने शंखनाद को अपने सीने से लगा लिया। शंखनाद भी भावुक हो उठा, बोला, महाराज, मैं एक साधारण मछुआरा हूं, नाम है शंखनाद, ये मेरी पत्नी सिमकी और वो छोटा सा बालक कैलाश मेरा बेटा है। आपने मुझे मित्र कहकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, अब आप विश्राम कीजिए, अगर किसी चीज की आवश्यकता हो
तो बस संकेत दीजिए, राजा ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है मित्र। और शंखनाद ने झोंपड़ी के बाहर जाकर छप्पर पर बैठा दिया एक मिट्टी का दिया। उधर सूर्य की लालिमा धीरे धीरे जंगल की ओस भरी पत्तियों पर फैल रही थी। वृक्षों की हरी हरी डालियों पर बैठी चिड़ियों का कलरव चारों ओर गूंज रहा था। वही जंगल जो रात में भयानक लगता था, सुबह की पहली किरण में किसी देवस्थान जैसा पवित्र प्रतीत हो रहा था। और उसके बीच एक झोंपड़ी में एक राजा अपने प्राणदाता मछुआरे के घर बैठा नए जीवन की उम्मीद के साथ आंखें मूंदे विश्राम कर रहा था। दिग्विजय सिंह और रानी सुखमती छके हुए पैरों से उसी पगडंडी पर आगे बढ़ते गए जो मार्ग सुखमती ने वर्षों पहले सौदामिनी को सुझाया था, नीलांजना को लेकर भागने के लिए। रात भर उन्होंने नाव से नदी पार की थी और फिर जंगलों की सूनी पगडंडियों पर भागते भागते अब उनके शरीर थकावट से जवाब दे चुके थे। तभी दूर उन्हें एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। धूप में चमकती झोपड़ियां, खेतों की हरियाली और चौपाल पर बैठे कुछ ग्रामीण। वे गांव में दाखिल हुए तो एक वृक्ष के नीचे भीड़ लगी थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था, कौन है ये स्त्री, 2 दिन से इसी पेड़ के नीचे बैठी है, कुछ बोलती भी नहीं, साथ में एक नन्ही सी बच्ची है, जाने किसी की पत्नी है या बेटी लेकर भागी है। कोई और बोला, हमने तो सिर्फ इंसानियत दिखाई है, बच्ची को दूध दिया और इसे रोटी, मगर अब इसे गांव से निकाल देना चाहिए। दिग्विजय ने एक पल में भीड़ चीर दी और सामने का दृश्य देखकर जैसे उसका दिल एक पल को रुक गया। वो सौदामिनी थी, उसकी अपनी सौदामिनी, जो नीलांजना को अपनी दोनों बाहों में इस तरह भींचे बैठी थी जैसे कोई मां अपने कलेजे को छीनने से बचा रही हो। दिग्विजय ने भावुक स्वर में पुकारा, अरे तुम यहाँ हो? ग्रामीणों ने चौंक कर पूछा, क्या आप इन्हें जानते हैं? दिग्विजय बिना झिझके बोला, हाँ, ये मेरी पत्नी है। हम दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी और ये मेरी बेटी को लेकर चली आई। मैं तो कब से इन्हें खोज रहा हूँ। और ये बच्ची देखिए, बिल्कुल अपनी मौसी पर गई है ना? कुछ ग्रामीण मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, ले जाओ अपनी घरवाली को, लेकिन बहन, थोड़ी सी बातों पर घर नहीं छोड़ा करते। उसी पल सौदामिनी की नजर जब रानी सुखमती पर पड़ी तो वह अपने आंसू रोक ना सकी, दौड़कर उनके गले लग गई और बोली, जी, आप मिल गई। रानी सुखमती की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से नीलांजना को अपनी बाहों में भींच लिया और पहली बार इतने दिनों बाद उसकी रगों में फिर से जीवन दौड़ गया। उसने अपनी बेटी को अपनी छाती से लगाकर ऐसा आलिंगन किया जैसे कोई टूटा हुआ सपना दोबारा सजीव हो उठा हो। फिर रानी सुखमती ने गांव वालों से नर्म स्वर में जाने की अनुमति मांगी और भावुक होते हुए कहा, आप सबने मेरी छोटी बहन और मेरी बेटी को जो आसरा दिया, उसके लिए मैं आपकी सदा कृतज्ञ रहूंगी। आपने हमें शरण दी, मानो ईश्वर के रूप में सहायता की। पर गांव वालों ने मुस्कुराकर कहा, बहन, आप हमारे लिए अतिथि नहीं, परिवार जैसी है। बिना भोजन किए तो हम आपको जाने ही नहीं देंगे। रानी सुखमती थोड़ी संकोच में पड़ी, लेकिन भूख भी जोर से सताने लगी थी और दिग्विजय ने भी आंखों से इशारा किया कि पेट अब लंबा भाषण नहीं झेलेगा, सो उन्होंने सहमति दे दी। गांव की स्त्रियों ने प्रेम पूर्वक पत्तल पर सादा लेकिन स्वादिष्ट भोजन परोसा और सबने मिलकर तृप्त होकर छाया। फिर कृतज्ञता और आशीर्वादों के साथ वो लोग वहां से रवाना हुए। रास्ते में दिग्विजय ने सुझाव दिया, क्यों ना हम कुछ दिन अपने कबीले में रहें, वहीं बैठकर आगे की योजना बनाएंगे। सुखमती ने सहमति में सिर हिलाया। तभी सौदामिनी ने मुंह फुलाकर कहा, सुनिए, वहां भी तो कुछ नहीं कहा, पर ये बताइए, आपने मुझे अपनी पत्नी बना दिया, लाज नहीं आई? दिग्विजय मुस्कुराकर बोला, उस समय तो यही उपाय सूझा, पर अब सच सच बताओ, क्या बनोगी मेरी पत्नी? सुनो, अगली बार ऐसी बात की ना तो सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। सौदामिनी की आंखें लाल हो गईं। दिग्विजय हंसते हुए बोला, तुम दिखने में सीधी हो पर असल में बड़ी नक्चरी हो। सौदामिनी ने तुरंत रानी सुखमती की ओर देखा और कहा, जी, इसे समझा लीजिए। सुखमती मुस्कुराई, लेकिन फिर गंभीर होकर बोली, बस दिग्विजय, बहुत हुआ मजाक। और एक पल में दिग्विजय शांत हो गया। सब कबीले पहुंचे और जब सारी बातें वहां के लोगों को बताई गईं, तब सुखमती ने निर्णय लेते हुए कहा, अब मुझे अपना राज्य वापस पाना है और इसके लिए मेरी बेटी को युद्धकला में निपुण बनाना होगा। नीलांजना अब से साधारण बच्ची की तरह कबीले में पलेगी और उसकी देखभाल सौदामिनी करेगी। मैं वेश बदलकर चंद्रदर्शन की गतिविधियों पर नजर रखूंगी। ये जानना जरूरी है
कि उसके साथ कौन निष्ठावान है और कौन नहीं। और नीलांजना को अभी ये कभी नहीं बताया जाएगा कि मैं उसकी मां हूं। समय आने पर मैं स्वयं उसे सब बताऊंगी। सबने सिर झुकाकर इस बात को स्वीकार किया। सुखमती के पिता ने बस इतना कहा, जैसी तेरी इच्छा बेटी। अब नीलांजना कबीले में एक साधारण लड़की नीला के नाम से जानी जाने लगी। कोई उसे राजकुमारी नहीं कहता, कोई विशेष सम्मान नहीं देता। वही नीला जो मिट्टी में खेलती, नदी में नहाती और जंगल में फूल चुनती थी, और जिसे लगता था कि सौदामिनी और दिग्विजय ही उसके असली माता पिता है, क्योंकि सुखमती ने कभी उसकी आंखों के सामने अपने हृदय की बात को झलकने तक नहीं दिया। कुछ समय बीता, सौदामिनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम दिग्विजय ने स्नेह से रखा चित्रा। समय की रेत फिसलती रही और दोनों बच्चियां नीला और चित्रा साथ साथ बड़ी होती गईं, जैसे दो कोमल कलियां एक ही शाख पर खिल रही हों। रानी सुखमती कभी कबीले में रहती तो कभी छुपते छुपाते अपने राज्य की खबरें जुटाने निकल पड़ती। उसका हर दिन बस इसी संकल्प से शुरू होता कि एक दिन उसे अपना राज्य वापस पाना है। उघर राजा प्रबोध भी वर्षों से अपने परिवार को खोजते रहे, लेकिन उन्हें कभी यह विचार ही नहीं आया कि शायद वही कबीला जहां सुखमती ने एक समय शरण ली थी, अब उसकी संतान का भी आश्रय स्थल हो सकता है। वे कभी कभी महीनों बाहर रहकर हार मान लेते और अपने मछुआरे मित्र शंखनाद के पास लौट जाते। उधर कबीले की दुनिया में, जहां समय शांत नदी सा बह रहा था, नीला अब 18 वर्ष की हो चुकी थी और चित्रा 16 की। लेकिन सुखमती के मन का तूफान अब भी शांत नहीं था। चंद्रदर्शन से अपना राज्य कैसे छीना जाए, इसकी कोई स्पष्ट राह नजर नहीं आ रही थी। इन सबके बीच नीला एक कुशल घुड़सवार और शस्त्र विद्या में निपुण योद्धा बनती जा रही थी। सौदामिनी उसके रूप को सजाने से ज्यादा उसके युद्ध कौशल को निखारने में विश्वास रखती थी। वो हमेशा कहती, पहले रणभूमि में निपुण बन, साज श्रृंगार का समय बाद में भी मिलेगा। एक दिन सुबह का समय था। एक विशाल और हरा भरा मैदान, जिसके चारों ओर घने वृक्षों की हरियाली फैली थी। वृक्षों पर खिले रंग बिरंगे फूलों से वातावरण महक रहा था। दूर पहाड़ों से बहता एक झरना शीतल जल की मधुर ध्वनि कर रहा था, और उसकी फुहारे पास के पत्थरों को चूम रही थीं। आसमान में पक्षियों का कलरव और मैदान में उछलते कूदते मृग इस दृश्य को जैसे किसी कल्पना लोक में बदल रहे थे। तभी पुरुष वेश में एक तेजस्वी योद्धा मैदान में प्रवेश करता है। वह कोई और नहीं, नीला थी। माथे पर तिलक, लंबी चोटियों को पगड़ी में समेटे, शरीर पर पुरुषों का परिधान, हाथ में धनुष बाण। कोई देखे तो समझ ही न पाए कि यह एक राजकन्या है। वह हमेशा पशु पक्षियों पर निशाना नहीं साधती, फलों और पुष्पों को ही अपना लक्ष्य बनाती, जिससे किसी जीव को हानि न हो। लेकिन आज जैसे ही उसने फलों पर बाण चलाए, एक दर्द भरी कराह सुनाई दी। वह तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ी और देखा, एक मृग मूर्छित अवस्था में पड़ा था, रक्त बह रहा था। नीला का दिल कांप उठा। वह झट से मृग को गोद में उठाकर झरने की ओर बढ़ने लगी। तभी पीछे से एक स्वर गूंजा, ठहरो, उस मृग पर मेरा अधिकार है, मैंने शिकार किया है। नीला बिना उत्तर दिए आगे बढ़ गई। झरने के जल से मृग का घाव धोया, उसे एक छायादार स्थान पर सुलाया और जड़ी बूटियों से उपचार करने लगी। वो युवक उसे एकटक देखता रहा, जैसे समय ठहर गया हो। अब घाव पर पट्टी बांधने की आवश्यकता थी। नीला ने अपनी पगड़ी खोल दी, और जैसे ही पगड़ी के साथ उसके लंबे भूरे केश खुलकर लहराए, वो युवक स्तब्ध रह गया। नीला के रूप, तेज और करुणा से भरे उस दृश्य ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। नीला ने पगड़ी के कपड़े को फाड़कर मृग के घाव पर बांधा और धीरे धीरे उसे अपने साथ लेकर चल दी। वो युवक नीला के पीछे पीछे चलने लगा, जैसे उसकी उत्सुकता अब किसी उत्तर से ज्यादा उस अनजानी नवयुवती की ओर खींचती चली जा रही हो। और फिर वो बोल उठा, अच्छा, तो तुम एक नवयुवती हो। मैं तो समझा कोई वीर युवक है जो मृग को बचाकर ले जा रहा है, पर ये मृग तो मेरा है। नीला ने उसकी ओर देखा और बेहद सधे स्वर में पूछा, क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा है? युवक बोला, नाम तो नहीं, लेकिन मेरे बाण से घायल हुआ, इसलिए मेरा है। नीला की आंखों में क्रोध की चिंगारी थी। तुम्हें लज्जा नहीं आई किसी निर्दोष प्राणी पर बाण चलाते हुए? युवक झिझकते हुए बोला, शिकार तो सब करते हैं, इसमें गलत क्या है? नीला ने एक गहरी सांस ली और कठोरता से कहा, किसी निरपराध को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए घायल करना अपराध है।
अपने बल का उपयोग किसी मूक प्राणी पर करना कायरता है, ना कि वीरता। युवक थोड़ा सटकाया, लेकिन बोला, मैं तो केवल अभ्यास कर रहा था। नीला ने उसी तीखे स्वर में कहा, तो अभ्यास के लिए पेड़ पौधे हैं, फूल है, पत्तियां है, जान ले लेना कोई अभ्यास नहीं होता। तभी युवक उसकी ओर देखकर धीमे से मुस्कराया, आप बहुत सुंदर है। नीला की भौहें तन गई। अपनी सीमाएं मत लांघो, ये बेहूदी बातें मत करो। युवक हंसते हुए बोला, जो सत्य है वही कह रहा हूं। लेकिन नीला अब एक भी शब्द और सुनना नहीं चाहती थी। वो बिना कुछ कहे मुड़कर चल दी। युवक पीछे से पुकारता रहा, देवी, अपना नाम तो बता दीजिए। लेकिन नीला ने पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। युवक लौट आया। वह और कोई नहीं था, शंखनाद का बेटा कैलाश, वही कैलाश जिसे युद्ध की शिक्षा स्वयं राजा प्रबोध ने दी थी। लेकिन अब उसकी आंखों में नीला की छवि उतर चुकी थी। रात भर उसकी नींदें टूटती रहीं। हर करवट पर बस वही चेहरा, वही तेज, वही आंखें उसके स्वप्नों में घूमती रहीं। अगली सुबह वो फिर उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन नीला नहीं आई। फिर ऐसा कई दिन हुआ। कैलाश रोज उस स्थान पर आता। उसकी आंखें हर तरफ नीला को खोजतीं, लेकिन हर बार खाली लौटतीं। और फिर एक दिन, जैसे भाग्य ने कैलाश की पुकार सुन ली हो, वह वहां पहले से ही मौजूद थी, अपने धनुष बाणों से अभ्यास करती हुई, वही निडर, तेजस्विनी नीला। कैलाश पास पहुंचा और उत्सुकता से पूछा, तुम उस दिन के बाद यहां क्यों नहीं आई? नीला ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मैं आऊं या ना आऊं, इससे तुम्हें क्या? कैलाश मुस्कराया, जरूरत कुछ नहीं, पर जाना चाहता था। अच्छा ये बताओ, वो मृग कैसा है जिसे तुम उस दिन ले गई थी? नीला ने कहा, मैं उसे ले नहीं गई थी, तुमने उसे घायल किया था। कैलाश झेंप कर बोला, हाँ देवी, जिसे मैंने मूर्छित किया था। अब वो कैसा है? नीला का स्वर अब कुछ शांत था, पहले से स्वस्थ है। तुम्हारा नाम क्या है? कैलाश ने धीमे स्वर में पूछा, जैसे किसी रहस्य से पर्दा हटाना चाहता हो। नीला ने सिर झुकाते हुए कहा, मेरा नाम क्यों बताऊं? कैलाश मुस्कराया, संबोधित करने के लिए। देवी, जानना जरूरी है। नीला ने उसकी आंखों में झांकते हुए पलटकर पूछा, तो पहले तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? कैलाश ने तुरंत जवाब दिया, मैं कैलाश हूं। नीला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मैं नीला। कैलाश की आंखें चमक उठीं। बड़ा प्यारा नाम है, जरूर तुम्हारी नीली आंखों को देखकर रखा गया होगा। वैसे भी तुम हो बड़ी सुंदर। नीला की भौहें तन गईं। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? मेरी आंखें नीली हों या पीली या लाल, उससे क्या फर्क पड़ता है? कैलाश हंसते हुए बोला, इतना गुस्सा? लगता है आज सुबह भोजन नहीं मिला, तभी मस्तिष्क इतना तप रहा है। नीला ने मुंह फेरते हुए कहा, सुनो, बड़े ही निर्लज्ज हो तुम। कैलाश ने मासूमियत से कहा, इसमें निर्लज्जता कैसी? नीला अब गुस्से में भर चुकी थी। मैं तुमसे कोई संवाद नहीं करना चाहती, और तुम हो कि हंसते जा रहे हो। मैं यहां अभ्यास करने आती हूं। कैलाश ने फिर जिज्ञासावश पूछा, लेकिन पुरुष वेश में क्यों? नीला ने बिना झिझक के कहा, बस यूं ही। और तुम्हारा आशय क्या है? कैलाश अब सीधे दिल की बात पर आ गया, कुछ नहीं, बस उस दिन जब तुम्हारे खुले हुए केश देखे, तब से मेरा हृदय उनमें उलझ कर रह गया। मेरी नींद उड़ गई, और स्वप्नों में अब बस तुम ही दिखाई देती हो। तुम्हारे रूप ने मेरा मन मोह लिया है। नीला उसकी बातों से अचकचाकर उठ खड़ी हुई और बिना उत्तर दिए वहां से चली गई। कैलाश पीछे से बस इतना कह सका, कम से कम ये तो बताओ, कल यही मिलोगी? लेकिन नीला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रात का समय, कबीले की झोपड़ियों में सब भोजन करके विश्राम कर चुके थे। दिए की टिमटिमाती लौ में नीला के चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान थी। तभी चित्रा ने शरारत भरे स्वर में पूछा, क्या बात है जीजी, आज बड़ी मंद-मंद मुस्कुरा रही हो? नीला चौंकी, कुछ नहीं। तुझे ऐसा क्यों लगा? चित्रा खिलखिलाते हुए बोली, अपनी दशा तो देखो जीजी। ये मादक आंखें, गुलाबी गाल और ये वोल्ट, कुछ तो कहना चाहते हैं, लेकिन दिल राज खोलने से डरता है। नीला मुस्कुराकर बोली, बरीबड़ी बातें बना रही है, जैसे प्रेम के बारे में बहुत कुछ जानती है। चित्रा बोली, जानती तो नहीं, लेकिन जाना चाहती हूं। आज तक कोई मिला ही नहीं जिसे देखकर दिल कह उठे, तुम ही हो मेरे सपनों के राजकुमार। और दोनों बहनों की हंसी की आवाज झोपड़ी में गूंज उठी। तभी सौदामिनी की आवाज आई, क्यों कौतूहल मचा रखा है? सोती क्यों नहीं हो दोनों? चित्रा ने हंसते हुए जवाब दिया, सोते हैं माँ,
क्यों चिल्ला रही हो? और फिर शरारती नजरों से नीला की ओर देखते हुए बोली, अच्छा बोलो ना जीजी, कौन है वो जिसे देखकर तुम मंद मंद मुस्कुरा रही थी? अरे कुछ नहीं, बस वही जरने वाला स्थान था। एक युवक मिला था, मृग का शिकार करने आया था। छोटी सी कहासुनी हो गई। उसने कहा कि मैं सुंदर हूं, बस इसके अलावा हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। नीला ने सहजता से जवाब दिया। चित्रा ने फिर चुटकी ली। अच्छा जीजी, देखने में कैसा है वो? नीला ने मुस्कान रोकते हुए कहा। अच्छा अब सो जा, मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। और वो चादर ओढ़ कर सोने का अभिनय करने लगी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस युवक की छवि में उलझ जातीं। वो हल्की सी मुस्कान, वो गहरी आंखें और वो विनम्र लेकिन चंचल बातचीत, नींद जैसे आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। अगले दिन नीला खुद को रोक न सकी, जरने वाले स्थान पर पहुंची। पहले कुछ अभ्यास किया, फलों पर बाण चलाए, फिर एक टीले पर बैठ गई। उसकी निगाहें उस दिशा में थीं जहां से कैलाश आता था, और कुछ ही देर में वो दिखाई दिया। आज नीला ने पूरी तल्लीनता से कैलाश को देखा। घुंघराले बाल, दमकता सांवला शरीर, ऊंचा कद, कंधों पर शौर्य की छाया। कुछ तो था उसमें जो सीधा मन को छू जाए। कैलाश पास आया और मुस्कुराकर बोला, इतने ध्यान से क्या देख रही हो मुझे? नीला ने तुरंत पलटकर कहा, मैं तुम्हें क्यों देखने लगी भला? क्या तुम में हीरे मोती जरे हैं जो मैं तुम्हें देखूं? फिर दोनों कुछ देर यूं ही इधर उधर की बातों में उलझे रहे। बातें भी अधूरी, नजरों की भाषा भी अधूरी, और जब लौटने लगे तो दोनों ही बार बार पीछे मुड़कर एक दूसरे को देख लेते, जैसे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन शब्द नहीं मिलते। शाम का सूरज ढल रहा था, लेकिन उन दोनों की आंखों में जो रोशनी थी, वो किसी दिन का मोहताज नहीं थी। दोनों के बीच सब कुछ कहा भी गया, और फिर भी कुछ भी कहा नहीं गया। बस मौन में, आंखों में, समय जैसे थम सा गया था। इधर नीला की आंखों में अब सिर्फ एक ही चेहरा बस गया था, कैलाश का। हर वक्त वही कल्पनाओं में घूमता रहता। न भोजन की सुध थी, न आराम की, और अब तो उसने श्रृंगार करना भी शुरू कर दिया था। हल्की काजल की रेखा, बालों में फूलों की लटे, मन जैसे किसी नवयुवती की तरह सजने संवरने की ओर खींचता जा रहा था। सौदामिनी ने जब ये बदलाव देखा तो उसके मन में हल्की शंका जागी कि कहीं कोई बात तो नहीं। उधर कैलाश भी कम बेचैन न था। उसके दिल में तो पहले ही प्रेम का बीज अंकुरित हो चुका था। एक बार वो अपने भाव नीला के सामने प्रकट कर भी चुका था, लेकिन नीला उस दिन उसे सुनकर भी अनसुना कर चली गई थी, और फिर लंबे समय तक उस झरने के पास न आई। कैलाश ने ठान लिया था कि इस बार अगर नीला मिली तो वो अपने दिल की बात पूरी स्पष्टता से कहेगा, चाहे उसका उत्तर जो भी हो। इसी दौरान कबीले में सुखमती ने राज्य से जुड़ी सारी जानकारी एकत्र कर ली थी, और अब जब समय अनुकूल था, उसने दिग्विजय और सौदामिनी से कहा, अब वक्त आ गया है नीला को उसकी सच्चाई बताने का। अब उसे एक नर्तकी का वेश लेकर पुलस्थ राज्य में जाना होगा, जहां से वो सारी गोपनीय बातें हम तक पहुंचाएगी, और फिर हम उस विश्वासघाती चंद्र दर्शन से उसका अंतिम हिसाब लेंगे। उसी दिन नीला को बुलाकर सारी पुरानी बातें, उसके जन्म की सच्चाई, उसकी मां रानी सुखमती और पिता राजा प्रबोध की कथा विस्तार से बताई गई। नीला स्तब्ध रह गई, उसका चेहरा भावनाओं से भर गया, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, अब मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। उस शाम वो आखिरी बार झरने वाले उस टीले पर गई। उसका मन विचलित था, अभ्यास की इच्छा नहीं थी, बस चुपचाप बैठी रही, जैसे किसी अदृश्य उलझन में खुद को टटोल रही हो। तभी कैलाश सामने आ गया। उसकी आंखों में वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, उम्मीद। उसने नीला को देखकर पूछा, कहाँ थीं तुम? इतने दिनों बाद आज आई हो, तो क्या कुछ सोचा? नीला की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन स्वर शांत था। किस विषय पर? मुझसे प्रेम करने के विषय पर। कैलाश के इन शब्दों ने जैसे नीला के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया था। वो वहां खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर भावनाओं की बार उमड़ रही थी। उसका मन तो चाहता था कि वो भी कह दे, हाँ मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन उसके कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारियां, जो उसकी रगों में एक अग्नि बनकर बह रही थीं, वो उसके प्रेम के रास्ते में दीवार बन गई थीं। वो कुछ न कह सकी, बस चुपचाप मुड़ने लगी। तभी कैलाश ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, बिना उत्तर दिए मत जाओ। नीला ने भर्राई आवाज में कहा, मैं बहुत विवश हूं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें मुझे पूर्ण करना है,
अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मेरी प्रतीक्षा करना। कैलाश की आंखों में नमी उतर आई। वो धीमे स्वर में बोला, अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन जाने से पहले एक बार मेरे हृदय से लग जाओ, शायद फिर प्रतीक्षा करना मेरे लिए आसान हो। और जैसे ही नीला उसके सीने से लगी, उसके आंसू झरझर बह निकले। उसने बस आंसू पोंछे, कुछ नहीं कहा और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। उसी रात सुखमती ने नीला को सामने बुलाया और पहली बार कहा, तू नीला नहीं, तू राजकुमारी नीलांजना है और मैं तेरी मां सुखमती हूं। अब हमें अपना राज्य, अपना पुलस्त वापस लेना होगा। क्या तू तैयार है? नीला ने हाँ कहा, लेकिन वो हाँ उसके दिल से नहीं, उसके मस्तिष्क से निकली थी। वो तो राज्य चाहती थी, न कोई वैभव, न राजकुमारी का दर्जा। वो तो बस नीला बनकर साधारण जीवन चाहती थी, सादा, सहेज, बिना बोझ के। उसे न मां सुखमती में कोई अपनापन दिखा, न वो उस मां के गले से कभी लग सकी जिसे मां कहती थी। वो तो सौदामिनी थी जिसने बचपन से मां जैसा स्नेह दिया था। अब वो बस वो कर रही थी जो उससे कहा जा रहा था, बिना कोई उत्सुकता, बिना कोई अपना सपना। और इस तरह वो राजकुमारी नीलांजना एक नर्तकी के रूप में पुलस्त राज्य पहुंची। साथ में चित्रा भी उसकी सहचरी बनकर गई और कुछ ही दिनों में नीलांजना अपनी सुंदरता, नृत्यकला और तेज से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन इस प्रसिद्धि के पीछे उसका लक्ष्य स्पष्ट था, राज्य की हर गुप्त जानकारी इकट्ठा करना, अपने पिता के अपमान और मां के संघर्ष का उत्तर लेकर लौटना। नीलांजना की नृत्यकला की ख्याति धीरे धीरे समूचे पुलस्त राज्य में फैलने लगी थी और ये बात जब राजकुमार सूर्यदर्शनशील के कानों तक पहुंची तो उनके भीतर भी उस रहस्यमय नर्तकी को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। एक संध्या जब नीला अपनी थिरकती चाल और भावों के साथ मंच पर उतरी तो राजकुमार उसके सौंदर्य और नृत्य दोनों के वश में हो गए, मानो वो केवल उसकी देह की गति नहीं, उसके हृदय की भाषा पढ़ रहे थे। प्रदर्शन के उपरांत उन्होंने नीला के समक्ष उसे राजनर्तकी बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नीला ने बड़ी शालीनता से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आश्चर्य की बात यह रही कि सूर्यदर्शनशील तनिक भी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उल्टा, अब तो वे प्रतिदिन नीला का नृत्य देखने आने लगे और कब उनका मन नीला पर स्थिर हो गया, इसका आभास शायद उन्हें स्वयं भी नहीं हुआ। उधर एक दिन चित्रा ने नीला से कहा, जी, मुझे लगता है मैं राजकुमार को पसंद करने लगी हूं, लेकिन वो तो केवल तुम्हें ही देखते हैं। नीला हंसते हुए बोली, जब हम अपना पुलस्त राज्य वापस जीत लेंगे तो तेरा विवाह राजकुमार से करवा दूंगी, चिंता मत कर। और दोनों बहनों की हंसी आंगन में गूंज उठी जैसे बचपन के दिन लौट आए हों। दूसरी ओर वृद्ध राजा प्रबोध भी अब अपने अंतिम योजनाओं की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने शंखनाद से कहा, मित्र, मुझे तुमसे एक विनती करनी है। अगर तुम्हारा हृदय अनुमति दे तो मुझे तुम्हारा पुत्र कैलाश चाहिए। वो अब युद्धकला में निपुण हो चुका है और मेरी सहायता कर सकता है। यह वृद्ध हो चुका हूं, बस अंतिम बार अपने राज्य की दशा देखना चाहता हूं और इसके लिए मुझे एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जिस पर मैं पूर्ण विश्वास कर सकूं। शंखनाद भावुक हो उठा और बोला, मित्र, आप कैसी बातें करते हैं? कैलाश आपका ही पुत्र है, उसे आप जहां चाहे ले जाएं। अगली ही भोर राजा प्रबोध और कैलाश पुलस्त की ओर निकल पड़े और वहां पहुंचकर एक तालाब के किनारे एक विशाल वृक्ष की छाया में अपना डेरा जमाया। अब उन्होंने वहां की परिस्थितियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी, राजा चंद्रदर्शन की गतिविधियां, मंत्री वर्ग का व्यवहार और विशेषकर सूर्यदर्शनशील की प्रकृति। एक दिन राजा प्रबोध ने कैलाश से कहा, बेटा, अब तुम स्वयं उस नर्तकी के पास जाओ जहां सूर्यदर्शनशील रोज आता है। उसे समझो, देखो, उससे मित्रता करो। संभव है इस मार्ग से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हो सकें। कैलाश ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश काकाश्री, मैं शीघ्र ही आपकी बात मानकर वहां जाऊंगा। और वो चल पड़ा उस दिशा में जहां उसे बस एक नर्तकी से मिलना था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उस मंच पर पड़ीं जहां नीला अपने नृत्य की मोहिनी छवि में झूम रही थी, तो उसके भीतर कुछ चटक सा गया। एक भारी सन्नाटा उसके भीतर उतर आया। वो जो नीला को अपने मन का मंदिर समझता था, वही अब उसे सैकड़ों आंखों के सामने नाचती दिख रही थी। हृदय की गहराइयों से उठती पीड़ा ने उसका मन जकड़ लिया। अच्छा, तो ये है उसका असली रूप, वो सोचने लगा। इसीलिए उसने मेरा प्रेम नहीं स्वीकारा। जिस स्त्री को इतने पुरुषों की आंखों के बीच रहने में संकोच नहीं, वो मेरे एक तरफा प्रेम को क्यों समझेगी?
और वो बिना कोई शब्द बोले, बिना किसी ओर देखे वहां से लौट गया, आंखों में क्रोध और हृदय में चोट लिए। उघर नीला, जो आज एक नर्तकी नहीं, एक प्रेमिका बनकर मंच पर उतरी थी, उसकी आंखों ने जैसे ही कैलाश को देखा, उसके भीतर एक अजीब सी कंपी दौड़ गई। आज पहली बार उसे अपने इस रूप पर लज्जा हुई। पहली बार उसे लगा कि शायद इस प्रेम के लिए वो पात्र नहीं रही। वो मंच पर थी, लेकिन उसका मन बस कैलाश के स्पर्श की तलाश कर रहा था। वो चाह रही थी कि दौड़कर उसके पास जाए, उसके कंधे पर सिर रचकर कह दे, मैं वही नीला हूं जो तुम्हें प्रेम करती है। लेकिन वो बस छिरकती रही, और जब सब चले गए तो अपने आंसुओं के साथ अकेली रह गई। चित्रा ने पूछा, क्या हुआ जीजी? नीला फूट पड़ी, कैलाश ने मुझे गलत समझ लिया है, वो अब मुझसे घृणा करता है। चित्रा ने उसे ढारस बंधाया, अगर वो सच्चा प्रेम करता है तो समय सब ठीक कर देगा, पर समय के आगे सभी विवश होते हैं। अब कैलाश के मन में नीला के प्रति घृणा घर कर चुकी थी, लेकिन प्रबोध का आदेश था कि उसे सूर्यदर्शनशील से मित्रता करनी थी, जानकारी इकट्ठा करनी थी। इसलिए मन के रोष को दबाकर उसे बार बार उसी स्थान पर जाना पड़ रहा था। धीरे धीरे कैलाश ने सूर्यदर्शनशील से मित्रता कर ली, बातचीत के बहाने उससे पुलस्थ राज्य के अंदर की कई अहम जानकारियां भी हासिल कर लीं, और जब चर्चा का विषय नीला की ओर मुड़ा तो कैलाश के मन में एक बार फिर हलचल सी उठी। सूर्यदर्शनशील ने स्वीकारा कि नीला उसके हृदय में एक विशेष स्थान रखती है, लेकिन वो कभी साहस नहीं जुटा पाया कि उसे अपने मन की बात कह सके, क्योंकि नीला की आंखों में उसे हमेशा कोई गूढ़ रहस्य, कोई बोली गई व्यथा दिखती थी, उसकी चुप्पी में जैसे कोई कहर छिपा हो। और तब कैलाश के भीतर का सारा क्रोध पिघलने लगा। उसने सोचा शायद नीला किसी ऐसी परिस्थिति में बंधी है जिसे वो कह नहीं सकती, लेकिन जानना जरूरी है। जानना अब मेरा भी कर्तव्य है। इसी बीच सुखमती और दिग्विजय को भी नीला की सारी गतिविधियों की जानकारी मिल चुकी थी, और वे भी चुपचाप पुलस्थ राज्य में प्रवेश कर चुके थे। वही एक ओर कैलाश ने अपने काकाश्री प्रबोध से कहा, आज मेरे साथ चलिए और सूर्यदर्शनशील से मिलिए। प्रबोध सहमति में सिर हिलाते हुए उसके साथ चल दिए, और रात के समय दोनों उस स्थान पर पहुंचे जहां नीला नृत्य करती थी। लेकिन जैसे ही प्रबोध की दृष्टि नृत्य करती नीलांजना पर पड़ी, उनका चेहरा कठोर हो गया, उनकी आंखें किसी पहचान को खोजने लगीं, और वो स्तब्ध रह गए। उसके रूप, उसके भाव, उसकी आंखों में उन्हें कोई और नहीं, सुखमती दिखी। उनकी आंखों के सामने वर्षों पुराना अतीत तैर गया, और फिर उसी पल उनके भीतर आक्रोश उमड़ पड़ा, जैसे किसी ने उनकी छाती पर वार कर दिया हो। राजकुमारी नीलांजना को इस रूप में देखना उनके लिए असहनीय था। नृत्य समाप्त हुआ तो प्रबोध की आंखें अब भी उस नर्तकी पर टिकी थीं। मन भीतर से कह रहा था, वो और कोई नहीं, मेरी ही पुत्री नीलांजना है। चेहरे की रेखाएं, आंखों की नमी, चाल की गरिमा, सब कुछ वैसा ही जैसे वर्षों पहले अपनी गोद में देखा था। उन्होंने ठान लिया कि अब और देर नहीं करनी। चंद्रदर्शन से बदला लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि क्या वाकई वो उनकी खोई हुई बेटी है या फिर एक मृग तृष्णा। उन्होंने कैलाश से कहा, बेटा, मुझे उस नर्तकी से कुछ प्रश्न पूछने हैं। कैलाश छोड़ा चौंका, लेकिन काका श्री क्यों? प्रबोध का स्वर अब और भी भावुक हो गया, क्योंकि उसमें मुझे मेरी नीलांजना दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी थी मेरी बेटी। एक पिता अपनी संतान को कैसे भूल सकता है? कैलाश अब गंभीर हो गया, तो फिर सभी लोगों के जाने के बाद मिलिए, ताकि कोई विघ्न हो। थोड़ी देर बाद जब सभा स्थल शांत हुआ, प्रबोध ने नीला तक संदेश भिजवाया कि वो उससे एकांत में मिलना चाहते हैं, कुछ बहुत आवश्यक कहना है। नीला के मन में हलचल हुई, लेकिन उसने मिलने की अनुमति दे दी। जैसे ही प्रबोध उसके कक्ष में पहुंचे, गले से शब्द ही नहीं निकले, बस कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम्हारा पूरा नाम नीलांजना तो नहीं? और क्या तुम्हारी माता का नाम सुखमती है? नीला चौंक गई, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? प्रबोध की आंखों में पानी उतर आया, उसकी ओर बढ़कर कांपती आवाज में बोले, क्योंकि मैं ही तेरा अभागा पिता हूं, जो बरसों पहले तुझसे बिछड़ गया था, तुझे ढूंढता रहा। आज मेरी खोज पूरी हुई है नीलांजना, मेरी बच्ची। नीला स्तब्ध थी, आंखों में पानी, होंठ कांपते हुए, और उससे पहले कि कुछ कह पाती, प्रबोध ने भर्राई आवाज में पूछा, और तुम्हारी मां सुखमती, वो कहाँ है? जंगल के उस खुले रास्ते पर, जहां चारों ओर हरियाली की चादर बिछी थी और बादलों की गरगडाहट एक अलग ही रेहे से रच रही थी। नीला और कैलाश घुड़सवारी करते करते दूर निकल आए थे।
सूरज हल रहा था और पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी अब धीरे धीरे स्याह होती जा रही थी। तभी आकाश में अचानक काले बादल उमड़ पड़े, बिजली की एक तेज चमक हुई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। और ठीक उसी पल नीला डरकर झटपट कैलाश के सीने से लग गई। एक ऐसा क्षण जिसे कैलाश ने जाने कितनी बार अपने मन में जी लिया था। वह बोला, अब तो मेरा प्रेम स्वीकारो। और कितनी प्रतीक्षा करवाओगी? नीला संकोच में मुस्कुराई। उसका चेहरा लज्जा से और बारिश से भीग गया था। फिर वो एक झटके से दूर हुई और अपने घोड़े पर चढ़ते हुए हंसकर बोली, धैर्य रखिए, जब इतने दिन रखा है तो कुछ दिन और सही। कैलाश भी पीछे न हटा, बोला, उत्तर तो देती जाओ प्रिय, कितना तरसाओगी मुझे? मैं कब से तुम्हारे प्रेम में अविवेकी हुआ जा रहा हूं। नीला हंसते हुए बोली, कल दूंगी उत्तर। और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। फिर कैलाश ने कहा, तो आज मेरे घोड़े पर चलो, अगर कोई आपत्ति न हो। नीला चुपचाप उतरी, अपना हाथ आगे बढ़ाया। कैलाश ने उसका हाथ थामा, सहारा दिया और उसे अपने घोड़े पर पीछे बैठा लिया। और फिर दोनों बारिश में भीगते हुए लौट चले, एक ही घोड़े पर, एक ही धड़कन में डूबे हुए। पर इस प्रेम के संगीत को समझने वाला हर दिल सच्चा नहीं होता। जैसे ही दोनों भीतर पहुंचे, सुखमती की क्रोधित दृष्टि उन पर पड़ गई, भीगे हुए, पास पास, एक ही घोड़े पर, और उसका चेहरा क्रोध से तप उठा। उसकी आवाज गरजी, लगता है तुम अपना लक्ष्य भूल गई हो नीलांजना, और इस मछुआरे के बेटे के साथ यूं एक ही घोड़े पर। सुखमती की गूंजती हुई क्रोध भरी आवाज ने वातावरण को कंपा दिया। अगर ये प्रेम है तो भूल जाओ उसे, और ये मत भूलो कि तुम एक राजकुमारी हो, और वो एक मछुआरे का बेटा। नीला की सांसें जैसे रुक गईं, लेकिन सुखमती यही नहीं रुकीं। वो बोली, प्रेम और विवाह बराबरी वालों में होता है। उसे मैं सिर्फ इसलिए सहन कर रही हूं क्योंकि उसके माता पिता ने तुम्हारे पिता के प्राण बचाए थे, पर अब तुम्हें उससे दूर रहना होगा। एक बार हमारा राज्य वापस मिल गया तो तुम्हारा विवाह किसी वैभवशाली राजकुमार से करूंगी। ये प्रेम नहीं, बस एक आकर्षण है जो इस उम्र में होता है। नीला की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन उसके स्वर में एक दृढ़ता आ गई। आप कैसी स्वार्थ भरी बातें कर रही है मान? आप भूल गईं कि आप भी तो एक साधारण परिवार से थीं। और माँ तो मुझे सौदामिनी मिली थीं, वही मेरी सच्ची माँ है। रही बात कैलाश की, तो वो मेरा सच्चा प्रेम है, कोई आकर्षण नहीं। मुझे न वैभव चाहिए न पद। ऐसा वैभव मेरे किस काम का जो मेरे हृदय को सुकून न दे सके। अगर आप मुझसे कैलाश को अलग करेंगी तो मैं इस संसार से ही विरक्त हो जाऊंगी। सुखमती तमतमा उठीं, मूर्ख मत बनो, हमें अपना राज्य लौटाना है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें अपने पिता की सौगंध, अब से कैलाश के पास भी मत जाना। नीला फफक करो परी, इतनी बड़ी सौगंध मत दो मां। ये प्रेम है, कोई अपराध नहीं। पर सुखमती जा चुकी थीं, और नीला वही जमीन पर बैठी रोती रही। दिन बीतते गए, वो अपने कक्ष से बाहर नहीं निकली, हृदय से टूटी और मन से खोई हुई। फिर एक दिन उसने खिड़की से बाहर देखा, कुछ बौद्ध भिक्षु उसके कक्ष के सामने से शांति से गुजर रहे थे। उनके मुंह से निकलती धुन, बुद्धं शरणं गच्छामि, जैसे उसकी आत्मा को कोई भूल गई शांति दे रही हो। अब रोज यही दृश्य होता, और नीला उन भिक्षुओं की ओर खींचती चली जाती। उसके भीतर एक नई चाह जागने लगी। वो उनसे बात करना चाहती थी, कुछ जानना चाहती थी। उघर कैलाश, जो उस दिन की घुड़सवारी के बाद से नीला से न मिल पाया था, अब एक कोने में बैठा अपने प्रेम के जवाब की प्रतीक्षा में उदासी की चादर ओढ़े सोचता रहता कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नीला उससे बिल्कुल दूर हो गई। सुखमती ने नीलांजना को बुलाया। उसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में एक सुनियोजित चाल की चमक थी। अब समय आ गया है कि तुम सूर्यदर्शनशील से प्रेम का अभिनय करो। नीला जैसे ठिठक गई, बोली, पर मां, चित्रा उन्हें सच में चाहती है। वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकती। सुखमती ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, कैसी बहन? ये संसार स्वार्थ से चलता है। पहले दिग्विजय ने हमें धोखा दिया, अब उसकी बेटी को ही मोहरा बना लो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी की बलि देनी ही पड़ती है। मां के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर नीला की रूह कांप गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूटकर बिखर गया हो। क्या ये वही मां है जिसे वह वर्षों से खोजती रही? उसका रोम रोम चीखने लगा। क्या सब कुछ सिर्फ राज्य, सत्ता और वैभव के लिए होता है? क्या प्रेम, करुणा, रिश्ते, ममता
सब झूठ है। क्या मनुष्य सच में इतना स्वार्थी हो सकता है कि किसी की भावना को कुचलकर भी आगे बढ़ जाए? उसका मन किसी अंधेरे खोह में डूबने लगा। वो अपने बिछावन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। बार बार प्रभु से पूछने लगी, हे प्रभु, ये जीवन क्या इसी के लिए मिला है? क्या मन की शांति की कोई जगह नहीं बची इस संसार में? अगर यही सत्य है तो मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए। और तभी बुद्धं शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि की धुन सुनाई पड़ी। वो दौड़ पड़ी अपनी खिड़की की ओर। वहां दूर सड़क पर शांत मुद्रा में आगे बढ़ते बौद्ध भिक्षुओं को देखकर उसका मन स्थिर हुआ, मानो कहीं से कोई राह दिख रही हो। उसने उसी क्षण मन में संकल्प लिया, अब मुझे इनसे मिलना है, इनसे बात करनी है, यही मेरी राह है, यही मेरी मुक्ति है। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सुखमती उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। वो जानती थी कि कहीं नीला कैलाश से फिर ना मिल जाए। यही भय उसके हर निर्णय को कठोर बना रहा था और इसीलिए नीला लाख चाहकर भी बाहर ना जा सकी। समय बीतता गया और अब नीलान सिर्फ इस राजसी जीवन से बल्कि अपनों से भी विरक्त होने लगी थी। जब सुखमती कई दिनों बाद उसके पास आई तो नीला ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। उस मां से अब कोई संबंध ही नहीं बचा था, जिसने हमेशा उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। सुखमती भी समझ चुकी थी कि अब इस लड़की को झुकाने के लिए उसे कोई बहुत बड़ा नाटक करना होगा, वरना उसका मिशन अधूरा रह जाएगा। राजकुमार सूर्यदर्शनशील ने नीलांजना को राजनर्तकी बनने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे नीला ने अस्वीकार कर दिया। सुखमती के मन में तत्काल यह विचार कौंधा कि यदि नीला सूर्यदर्शनशील को अपने मोहपाश में बांध ले तो वह राजकुमार उसके हर आदेश का पालन करेगा, लेकिन इसके लिए नीला को प्रेम का अभिनय करना होगा। और यही तो सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि नीला का हृदय कैलाश में बस चुका था। सुखमती ने अब एक चाल चली। उसने नीलांजना के समक्ष पछतावे और वात्सल्य का मुखौटा पहन लिया। मुझे क्षमा कर दो मेरी बेटी, मैं तो बस यह चाहती हूं कि तू प्रसन्न रहे। अगर तेरी प्रसन्नता कैलाश में है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? आखिर हम माता पिता कैसे अपने बच्चों से प्रेम करना छोड़ सकते हैं? सुखमती के इन भावनात्मक शब्दों ने नीलांजना के मन को झकझोर दिया। उसे लगा, वर्षों बाद जब उसके माता पिता एक हुए हैं तो क्या वह इतना भी नहीं कर सकती कि उनके लिए थोड़ा त्याग कर दे? क्या यह उसका कर्तव्य नहीं बनता? और उसने मां की योजना में साथ देने का निर्णय ले लिया। नीला ने सूर्यदर्शनशील से प्रेम का अभिनय करने के लिए हां कह दी और सुखमती की आंखों में चमक लौट आई। उसी रात से नीला ने फिर से रंगमंच पर नृत्य आरंभ कर दिया और धीरे धीरे जनसमूह फिर से जुटने लगा। खबर सूर्यदर्शनशील तक पहुंची और वह भी अब नृत्य देखने आने लगा, लेकिन उसकी आंखें हर बार कैलाश को खोजतीं। उघर कैलाश टूट चुका था। उसे लगने लगा कि नीला ने फिर से उसे ठगा है। अगर प्रेम नहीं करना था तो स्पष्ट कह देती, इस चुप्पी का क्या अर्थ है? नीला, जो अब राजसी भीड़ में मुस्कुराती थी, भीतर से बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। हर दिन वह खुद को हृदयहीन बना रही थी और उसके इस अभिनय से अनजान चित्रा यह सब देख रही थी और उसकी जलन अब द्वेष में बदल चुकी थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह सब सच कैलाश को बताएगी। इधर सूर्यदर्शनशील नीलांजना की मोहक छवि में बंधता चला गया और एक दिन उसने घोषणा की, आज रात्रि को राजमहल में भव्य नृत्य आयोजन होगा, जहां नीलांजना को राजनर्तकी घोषित किया जाएगा। चित्रा को जैसे आग लग गई। वह कैलाश को खोजने निकल पड़ी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन ने ही उसका विश्वास तोड़ा। वहीं राजा प्रबोध जब सुखमती की योजना से अवगत हुए तो उनका क्रोध फूट पड़ा। मैं तो बस चाहता था कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए और आपने अपनी ही पुत्री की बलि चढ़ा दी। वह तत्काल शंखनाद और उनकी पत्नी को साथ लेकर राजमहल की ओर निकल पड़े। उसी समय चित्रा ने भी कैलाश को सब बता दिया और वे दोनों भी आयोजन में पहुंचने लगे। रात हुई। राजमहल दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। हर कोई उस नृत्यांगना को देखने को आतुर था जिसने सबका मन मोह लिया था। जैसे ही नीलांजना मंच पर आई, दर्शकों की आंखें चौंध दिया गईं। उसकी आभा अद्वितीय थी। लेकिन तभी राजा चंद्रदर्शन ने एक शंका जताई, रुको, अपना परिचय दो नर्तकी। और उसी क्षण राजमहल के विशाल द्वार से प्रबोध अंदर आए। उनके साथ शंखनाद और रानी सुखमती थीं। प्रबोध ने गर्जना की, उससे क्यों पूछते हो परिचय? वह मेरी पुत्री है। और तभी चित्रा और कैलाश भी वहां पहुंच गए।
चंद्रदर्शन जैसे ही प्रबोध की बात सुनकर सच्चाई से रूबरू हुआ, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने आव देखन ताव अपनी तलवार म्यान से खींचते हुए गरजा, तो ये है सच्चाई, अब मैं तुझे संतान विहीन कर दूंगा। और बिना कुछ सोचे उसने नीलांजना की ओर तलवार से वार कर दिया, लेकिन उससे पहले कि तलवार उसके लक्ष्य तक पहुंचती, कैलाश ने बिजली सी फुर्ती से आगे बढ़कर वो वार अपने सीने पर ले लिया। अगली ही क्षण उसके हृदय से रक्त की तेज बौछार निकली, जैसे जीवन का हर रंग उसी पल फीका पड़ गया हो। सारा राजदरबार सन्न रह गया। सूर्यदर्शनशील दौरा। उसने अपने पिता को रोका और विवेक की पुकार लगाई, महाराज, क्या कर दिया आपने? ये तो मेरा मित्र है, जिसने आपके वार के आगे अपनी जान दे दी। कृपया अब तो अपने क्रोध को शांत कीजिए, यही समय है जब हमें मानवता का परिचय देना चाहिए। दूसरी ओर शंखनाद और सिमकी बिलख उठे। उनका बेटा उनके सामने तरप रहा था। नीलांजना, जो वही घुटनों के बल बैठी थी, कांपते हुए हाथों से कैलाश का लहूलुहान हाथ थामकर फफक पड़ी। प्रिय, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ी अपराधिनी हूं। तुमसे प्रेम करती थी पर कह न सकी। और फिर कराहते हुए कैलाश ने आंखों में आखिरी चमक के साथ कहा, तो फिर बस मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करो, मेरा प्रेम स्वीकार कर लो। नीलांजना ने भर्राई आवाज में उसके कानों में धीरे से कहा। हाँ कैलाश, हाँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, करती थी और करती रहूंगी। और यह सुनते ही कैलाश की आंखों की वह चमक बुझ गई, उसका शरीर निस्पंद हो गया। पूरा दरबार मौन हो गया। नीलांजना धीरे से उठी, अपने आंसू पोंछे और चित्रा का हाथ पकड़कर सूर्यदर्शनशील के हाथ में रख दिया, जैसे वर्षों के सारे द्वेष उसी क्षण धुल गए हों। और फिर वो बिना पीछे देखे निकल पड़ी, उस मोहमाया के संसार से जिसने उसे केवल पीड़ा ही दी थी। सभी ने उसे रोका, पुकारा, पर नीलांजना के कानों में अब केवल एक ही स्वर गूंज रहा था, बुद्धं शरण गच्छामि, संघं शरण गच्छामि। और उस स्वर के साथ वह अंधकार में विलीन होती चली गई, जैसे आत्मा को अंततः उसका मार्ग मिल गया हो।